आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। मतलब एक सेल आखिर में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, क्या क्या काम करते हैं सेल्स। देखिए कोई भी जिंदा चीज है तो वो सेल से मिलकर ही बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे। जैसे कि एक दीवार जो है बहुत सारे छोटे छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है। 8.1 में बोल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था 1665 में। किया क्या था कि कॉर्क जो है मतलब एक लकड़ी का ढक्कन होता है जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रख के देखा था। उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, मतलब कि छोटे छोटे सेल्स ही देखने को मिले थे। बाद में आकर उस पर और रिसर्च हुई, फिर पता चला कि इससे ही जो है ना हर जिंदा चीज बनी है, मतलब उसी से ही उसको हम सेल बोल सकते हैं आज के टाइम पे। और वो डेड सेल्स देख रहे थे फिलहाल। जो है लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब पेड़ का टुकड़ा होता है, वो कटाने के बाद कॉर्क बन गया, तो उस टाइम पे डेड सेल्स देख रहे थे वो। 8.2 में बोल रहे हैं सेल के बारे में। वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी जिंदा चीज का। और सेल जो है आमतौर पे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पर बहुत अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल हैं। मतलब कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के साइजेस के सेल्स पाए जाते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स और अलग अलग शेप्स और साइजेस के सेल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि एक मुर्गी का अंडा देखिए, ये तो बिल्कुल अनोखी चीज है। ये एक सिंगल सेल है इतना बड़ा, जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, एक मुर्गी का अंडा। या फिर बत्तख का अंडा या ऑस्ट्रिच का, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाता है अंडा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा सेल देख रखा है। तो ये वाकई लिटरली सही बात है। पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो फर्टिलाइज होता रहता है, वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में मायोसिस क्या होती है और माइटोसिस क्या होती है। फिलहाल जो है ये देखिए पिक्चर दे रखी है आपकी वॉल की, जैसे ईंटों से मिलकर बना है वैसे ही जो है ये अनियन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का एक पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसको हम जो है सेल बोल सकते हैं। ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा सेल का, ये पतले पतले सेल्स हैं। 8.3 में बोल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। कि जिंदा चीजों में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जा सकते हैं, अलग अलग नंबर से पाए जा सकते हैं, उनके शेप साइज अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे तरह के उन्हें काम करने होते हैं। देखिए नंबर ऑफ सेल्स तो आप समझिए कि जितना बड़ा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स आमतौर पे ज्यादा ही होने हैं। जैसे हाथी के अंदर ज्यादा सेल होंगे तो चूहे के अंदर कम। और बिलियन और ट्रिलियन तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन 1,000 बिलियन को बोल देते हैं और बिलियन 100 करोड़ को बोलते हैं। देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत सारे सेल से मिला के बना हो। जैसे हम भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, करोड़ों अरबों सेल से मिलके बने हुए हैं। सबका अपना अपना फंक्शन है, बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, तब जाके हम जो सस्टेन कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को इन सब की जरूरत ही नहीं होती, वो अकेला ही काफी है। जैसे कि ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ये हो गए आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल। और भी कई सारे माइक्रोब्स होते हैं जो अकेले ही बहुत है, वो सारा काम कर लेते हैं। आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, जितने सारे फंक्शंस हम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर उतने सारे फंक्शंस ये भी कर लेते हैं। जैसे कि खाना खाना, उसे को पचाना, एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना खाने को, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को, ग्रो कराना, अपने आप को रिप्रोड्यूस कराना, ये सब कर लेते हैं ये एक ही सेल में। एक्टिविटी 8.1 में बोल रहे हैं कि आप भी कुछ सेल्स को देखिए खुद से, अपने टीचर से कहिए कि दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप के अंडर में। अमीबा और पैरामीशियम ले सकते हैं शुरू में। शेप ऑफ सेल के बारे में बता रहे हैं कि बहुत तरह के शेप्स हो सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, रेड ब्लड सेल का अलग है, ये न्यूरॉन का अलग सेल का शेप है, और ये मसल सेल है देखिए पतला पतला सा। इसमें कई सारी चीजें तो कॉमन आ रही होंगी, है ना। जैसे कि न्यूक्लियस सबके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म होगा ही, और भी बहुत सारी चीजें होंगी कॉमन इन सबके अंदर। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो है ये समझिए कि अमीबा जो है ना कुछ खास चीज करता है, पता है क्या। सिंगल सेल है, सिंगल सेल है तो उसे खाने के लिए कैसे, कोई लाकर तो देकर जाएगा नहीं, तो खाने के लिए क्या करता है वो ना, मूव करता है, पर ऐसे मूव करता है कि देखने में लगता है कि ये तो मूव कर ही नहीं रहा। वो करता है कि अपने शेप को चेंज कर करके आगे बढ़ता है वो। और जाकर खाने का जो पार्टिकल पड़ा होता है उसके आसपास अपने उसको जो है ना घुला लेता है, आसपास जो है मिक्स हो जाता है उसके वो, और अपने अंदर घुला लेता है खाने को, और उसके बाद पचा वचा कर उसका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक भी देता है। और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब उसमें तो खाने की प्रोसेस हुई ही नहीं, मतलब कि वो कहीं चल के गया ही नहीं इधर उधर। तो उसको हम बोल देते हैं सूडोपोडिया, या फिर कहें तो फॉल्स फीट, के गलत फहमी हो जाना कि वो चल रहा है वो ऑर्गेनिज्म, जबकि चल नहीं रहा होता। मतलब वो असल में एक्चुअली में तो चल ही रहा होता है, पर बोलते हैं ना कि कोई फीट नहीं है, कोई मूव नहीं कर रहा अपने आप के लिए, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो असल में दे रहा होता है वो रिस्पॉन्स काफी स्लोली। बोल रही है बच्चे कि क्या फायदा है चेंज करने का शेप को अमीबा के, तभी तो चेंज नहीं करेगा अपने शेप को तो खाने के इर्द गिर्द आएगा कैसे और खाएगा कैसे, उसे पचाएगा कैसे खाने को, जिएगा कैसे मतलब।
तो इसका जवाब दे दिया बूजो ने। अब बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो भी इस तरह का सूडोपोडिया शो करते हैं, मतलब कि मूव करते हैं वो हल्का हल्का सा, या सूडोपोडिया नहीं कहेंगे उसको, बोलेंगे चेंज करना अपने शेप को, है ना, चेंज कर लेते हैं अपने शेप को। पर अमीबा में और व्हाइट ब्लड सेल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमीबा जो है ना, वो वाकई में अकेले रह सकता है जिंदा काफी लंबे टाइम तक, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स अकेले उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा अकेले, है ना, उसे चाहिए पूरी की पूरी बॉडी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सकता है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा, जबकि ये व्हाइट ब्लड सेल तो सिर्फ एक सेल है। और सेल बहुत तरह के होते हैं, उनके काम भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये न्यूरॉन का काम है सिग्नल इधर से उधर पहुंचाना, कि मैं चाहता हूँ अपनी उंगली मोड़ना, तो उंगली मोड़ने का सिग्नल पहुंचाया मेरे ब्रेन से हाथों तक, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स ने मिलके तार की तरह जुड़ गए एक दूसरे के आगे पीछे और पहुंचा दिया सिग्नल। जबकि रेड ब्लड सेल का अपना काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और भी बहुत सारे काम है रेड ब्लड सेल्स के। और ये देखिए मसल सेल पतला सा। अब देखिए कोई भी सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, असल में उसके बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन बाहर का जो कवच होता है, वो जिस शेप का होगा उसी शेप का सेल भी दिखने वाला है। उसके अंदर तो पानी भरा होता है, आमतौर पे पानी नहीं बोलेंगे उसको, हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं उसी के बारे में। फिलहाल देखिए साइज ऑफ द सेल, साइज देखिए ऊपर नीचे देखा जाए तो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेके एक बड़े ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब कई सेंटीमीटर जितना बड़ा, इतने बड़े सेल भी हो सकते हैं। मतलब बीच में बड़े सेल भी होते हैं, छोटे सेल भी होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी तो एक सेल है काफी लंबा सा, जो पैरों से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, मतलब हो गया लगभग 1 मीटर के आसपास, इतना लंबा सेल भी है हमारे बॉडी के अंदर। न्यूरॉन है एक तरह का, है ना। तो साइज जो है वेरी करता रहता है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है सेल। पर आमतौर पर ज्यादातर सेल बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, माइक्रोमीटर्स में ही नापे जाते हैं वो भी। माइक्रोमीटर आपको पता ही होना चाहिए, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अब बोल रहे हैं क्या एक एलिफेंट का सेल बड़ा होता है रैट के सेल से, क्योंकि चूहा छोटा होता है एलिफेंट बड़ा होता है, तो क्या इनके सेल भी बड़े छोटे होते हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, है ना। ये चांसेस ज्यादा है कि नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो हाथी के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स रैट के में से, और जो कि होता भी है एक्चुअली में। और किसी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सेल होंगे, कम होंगे, बड़े होंगे सेल या छोटे होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा भाई कि उसका फंक्शन क्या है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। 8.4 में बोल रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारा काम होता है, डाइजेशन करना होता है, खाना खाना होता है, और उसके बाद उसे पचाना, मतलब डाइजेशन वही चीज बोल रहा हूँ दोबारा से, और उसे एक्सक्रीट करना, जिंदा रहना अपने आप को, मतलब कि रेस्पायर करना, और ब्रीदिंग है, और कितने अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्वेट करना, और खाने को अपने अपने एक एक सेल तक पहुंचाना, किस फॉर्म में पहुंचाना है इसका भी ध्यान रखना, और बैक्टीरियाज वगैरह बाहर से आगे उन्हें मारना, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। तो सेल की अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं ना, जो अलग अलग तरह के परफॉर्म करते हैं टास्क। 8.5 में बोले पार्ट्स ऑफ अ सेल। सबसे पहले तो होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब बाहर का कवच जो कि सेल को बचा के रखता है, वरना क्या होगा, अंदर का सारा साइटोप्लाज्म बाहर गिर जाएगा, सेल का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना, मतलब थैली फूट जाएगी वो। ये आसान भाषा है बोले तो, अंदर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कि सेल के ऑर्गन्स, उन सबको संभाले रखने का काम होता है, उसका कवच होता है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब भी होता है कवच एक तरह का, या फिर परत बोल सकते हैं। और हाँ, सेल मेम्ब्रेन से चीजें आ जा भी सकती हैं, ठीक है, वरना सोचिए खाना आएगा कहाँ से भाई, गेट कहाँ है वहां का, तो सेल जो है ना चीजों को आने जाने भी देता है। एक्टिविटी 8.3 में बोल रहे हैं कि आप खुद से जो है थोड़ा सा अनियन लीजिए, उसे पतला सा उसका छिलका निकालिए अंदर का, है ना। बाहर का निकालेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, उसका भी यूज कर सकते हैं, अंदर से निकालिए पर छिलके को, और पतला सा छिलका लीजिएगा, उसे आप जो है जरा माइक्रोस्कोप के अंडर में देखिए, उसके ऊपर भी एक दो चीजें आपको डालनी पड़ेंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा जब आप करने बैठे तो, कि कौन कौन से केमिकल्स आपको यूज करने हैं, ताकि और साफ साफ दिखे आपको उसमें से सेल। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का नजारा। ये रहे सेल्स अनियन के, जिसके बीच में है ये न्यूक्लियस, और साइड में पानी भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी पानी के अंदर तैरते रहते हैं इसके ऑर्गन सेल के, जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, पानी होता है मतलब के। पर पता है आपको, प्लांट को जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक अलग से लेयर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वो थोड़ी मजबूत सी होती है, ठोस लेयर होती है काफी हद तक। वो इसलिए क्योंकि उसे एक ही जगह पे खड़ा रहना, चाहे ठंड आए या गर्मी आए, कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी ठंड हो, या चाहे बारिश आए तूफान आए, है ना, उसे वहीं का वहीं खड़ा रहना। हमारा क्या, हम तो चले आएंगे शेल्टर के अंदर, तो इसलिए उन्हें एक अलग से कवच चाहिए होती है, जिसको हम सेल वॉल बोल देते हैं। वो सेल वॉल आप देख सकते हैं दोबारा से, जो है अनियन की जगह पे, मतलब प्लांट्स के अंदर जो है ना सेल वॉल देखने की कोशिश करेगा, दिख जाएगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर।
एक्टिविटी 8.4 में बोल रहे हैं कि अगर आपको एनिमल सेल का कुछ एग्जांपल चाहिए तो अपने गाल के अंदर के हिस्से से ना थोड़ा सा टूथपिक से थोड़ा सा खरोच लिया, हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट सा, और उसको फिर जो है आप देखिए अंडर माइक्रोस्कोप, उसका भी टेक्निक बता रखी है उन्होंने कुछ केमिकल्स के साथ, उसे आप ट्राई करके देखिए और देखिए आपको कि क्या दिखता है। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये हमारे सेल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये रहा बीच, ये रहा सेल मेम्ब्रेन कवच, और अंदर होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का भी एक अलग से मेम्ब्रेन होता है, उसकी भी परत होती है कवच उसकी, और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस के अपने सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसे बचाने के लिए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। और साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, जो साइड का पानी होता है, वही साइटोप्लाज्म बता रहे हैं कि भाई यही है सेल के ऑर्गेनेलिस को बचा के रखता है। और न्यूक्लियस बीच का हिस्सा होता है, इसके अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं। असल में न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है कि लीड करना, या कहें तो ऑर्गेनाइज करना पूरे के पूरे सेल को, बताना कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम होना है, ताकि वो सेल जिंदा रह पाए लंबे टाइम तक, है ना। एक तरह से कहें तो हेडक्वार्टर होता है उसका, हर चीज बताता है सेल को कि भाई ऐसे ऐसे काम करो तब जिंदा रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे, उसका जानकारी होती है, वो ब्रेन होता है वो सेल का एक तरह से। और उसके अंदर भी जैसे सेल का होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियर में वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर के पानी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, जिसके अंदर, इसके अंदर क्या ऑर्गेनेलिस तैरते रहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या तैरता हुआ दिख जाएगा आपको, आमतौर पे क्रोमोसोम्स वगैरह तैरते हुए दिखेंगे, है ना। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, ये एक तरह का जैसे जीन्स होते हैं ना, जीन्स किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर जीन्स, उसका पैकेट होते हैं, कई सारे जीन्स को मिलाकर उनका पैकेट बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, जानकारी होती है इंसान के सेल्स के बारे में कि भाई आपको नया सेल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, और क्या क्या फंक्शंस करने होंगे सेल के अंदर आपको, तभी आप जिंदा रह सकते हो, एक तरह से खाता पूरे एक सेल का हिसाब किताब कि भाई कौन सी चीज कैसे कैसे होनी है, ये होता है इसके अंदर जानकारी। डीएनए में सेव करके रखते हैं वो, है ना। डीएनए एक तरह का आप समझ लीजिए फाइल फॉर्मेट है, मतलब डीएनए का तो मतलब यही होता है डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये तरीका होता है उसको सेव करने का, उस इंफॉर्मेशन को सेव करने का। डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए हर इंसान का अलग अलग होता है, तो असल में वो डीएनए के जो है ना अरेंजमेंट सबकी अलग अलग होती है, जिससे कि अलग अलग डेटा निकल के आता है। देखा जाए तो सारी जानकारी है इसके अंदर फीड, कि सेल आपका कैसे काम करता है। और उसके अलावा इसके बीच में भी न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और बाहर तो आपको बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, और जीन के बारे में भी आपको पता चल गया है। और ये जीन जो है ना, मतलब कि जानकारी, ये इकट्ठा होने में हजारों साल लग गए इंसानों को, कि धीरे धीरे हमारा जो जीन है ना, वो चेंज होते 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 एवोल्यूशन के जरिए धीरे 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 हम बेहतर से बेहतर होते गए। अलग अलग बीमारियों से लड़ना भी सीख लिया हमने, इसमें जानकारी लिख ली पूरी कि भाई ऐसे ऐसे सेल बनाने कि इन बीमारियों से लड़ सके हम, और ऐसे ऐसे सेल बनाने के ताकि पहले से ज्यादा स्मार्ट हो सके, मतलब कि तेज दिमाग चले हमारा, और बॉडी जितना हो सके उतना स्ट्रेंथ में रह पाए, मतलब कि सर्दी झेल पाए, गर्मी झेल पाए, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिटेल्स होती है ना, कि शरीर के किस हिस्से को हमें कमजोर रखना है या किस हिस्से पे ज्यादा फोकस करना है, उसे मजबूत बनाना है। ये सारी डिटेल्स इसी के अंदर रहती है, ये इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कि पैकेट्स बना के क्रोमोसोम जिसको हम बोल देते हैं वो छोड़ देते हैं हर एक सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म, एक अलग तरह से, बस ये समझ लिए एक नई टर्म जोड़ दी गई है प्रोटोप्लाज्म के। सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के जितना भी हिस्सा है वो सबको प्रोटोप्लाज्म बोल दो, आप बोल दो, क्या दिक्कत है। तो क्या एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, तो जवाब है हाँ, काफी हद तक बिल्कुल सेम ही रहता है। अब जिंदा चीजों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है आपका कि जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, ठीक है, मतलब अच्छा खासा न्यूक्लियस हो जिसमें काम करने लायक हो, उसके अंदर एबिलिटी, बहुत सारे डेटा फीड होता हो अच्छे से, तो उसको हम बोल देते हैं यूकैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू, या फिर कहें तो बेस्ट इन क्लास, है ना, असली में जो हो चीज एग्जिस्ट करती हो। और कैरियोट का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं कि वाकई में जो असली न्यूक्लियस कहलाने लायक है, वैसे सेल की बात। जबकि दूसरे आते हैं जिसके अंदर सेल ना हो, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस ना हो, ठीक है, या फिर हो तो सिर्फ उसका पानी पानी हो, मतलब कि उसके ऑर्गन्स हो, या फिर ऑर्गेनेलीज बोल सकते हैं आप जो है, पर कोई मेम्ब्रेन से ढका हुआ ना हो, वो इधर उधर बिखरा हुआ हो सेल के अंदर ही, वो अपना काम कर रहे हो जिस हिसाब से कर सकता है वो अपना कर रहा हो काम, उसमें भी डीएनए वगैरह सब कुछ होगा, पर ऐसे बिखरा हुआ सा होगा, इतना अच्छे से जो है ना वेल पैक्ड नहीं होगा, मतलब वेल फर्निश्ड वगैरह। तो उसको हम प्रोकैरियोट बोल देंगे। प्रोकैरियोट का मतलब होता है, प्रो मतलब बेसिक, ठीक है, या कहें तो सिंपल, और कैरियोट तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस। वैसे सारी चीजें यूकैरियोटिक ही हैं, हम भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं,
और सारे प्लांट्स भी। सिर्फ दो ही चीजें जो कि प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं, मतलब बेसिक लेवल के, जो कि है बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गा। देखिए वैक्यूल क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज, खाली जगह को जो है ना वैक्यूल बोल देते हैं। वैक्यूल मतलब अंडेकार चीज जो है आमतौर पे खाली, वहां पे मतलब कोई और चीज एग्जिस्ट करती हो, जो चीज होनी चाहिए ना वो चीज ना एग्जिस्ट करते हो, कुछ और एग्जिस्ट करता हो, उसको हम वैक्यूल बोल देते हैं आमतौर पे, या फिर खाली जगह को बोल देते हैं। तो देखिए फूड आता है तो जो फूड आया तो ये एक अंडे टाइप की एक शेप बन जाएंगी ना, उसको आप फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। अब वही जो आगे जाके डाइजेस्ट होगा, ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है, देखिए डाइजेस्ट होने के बाद ये जा रहा है, पैक हो रहा है, पैक होने के बाद जो है ना अलग अलग फंक्शंस के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है बॉडी के अंदर, तो या फिर कहें तो सेल के अंदर बॉडी के लिए, और वो अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है सेल के अंदर, और या फिर बाहर जाएगा सेल से प्रोटीन सिंथेसाइज होकर किसी और सेल में पहुंचेगा किसी और काम के लिए। तो ये सब हो रहा है। तो इसी रास्ते में फिर ये जो आगे आके डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया, उसे डाइजेस्ट करना पूरी तरह से, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए वैक्यूल बन गया कि बाहर फेंकना है उसे। ठीक है, तो खाली जगह जो है सेल के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो उन खाली जगहों को आप बोल सकते हैं वैक्यूल। कोई चीज भरी हुई भी हो उसके अंदर खाना वगैरह, तब भी उसे वैक्यूल ही बोलेंगे। अब एनिमल सेल्स के अलावा जो है प्लांट सेल्स में भी देखिए कुछ अलग चीज देखने को मिलती है हमें। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है ऑर्गेनेलिज ही होते हैं सेल के, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही एक सेल के भी कई सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट होता है, लिवर होती है, किडनी होती है, वैसे ही अपने बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल के अंदर भी, तभी तो उसने सारे टास्क को कंप्लीट कर पाता है एक सेल। तो वैसे ही एनिमल सेल के अंदर कई सारे तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गन्स के ही नाम है, प्लास्टिड्स कई तरह के हो सकते हैं। तो जैसे ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्रोवाइड कराता है आपको पत्तियों वगैरह को, और ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल को अपने अंदर जो है ना सेव करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट वो एक सेल का एक ऑर्गन है, या कहें तो ऑर्गेनेल ही है। और ये ल्यूकोप्लास्ट है, और भी हैं बहुत सारे। तो उसी के अंदर बता रहे हैं कि जो क्लोरोफिल होता है आपका, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल भरी होती है, और क्लोरोफिल जो है सेव कर लेता है आपका सनलाइट को, जिसकी एनर्जी से वो आगे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो पढ़ा ही है आपने बचपन से। और फाइनली 8.6 में हम कंपैरिजन देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल का। इसमें कुछ कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, देख सकते हैं आप, बस सेल वॉल एक एक्स्ट्रा है सेल इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और कुछ प्लास्टिड्स हैं एक्स्ट्रा, और बाकी सब दोनों में सेम ही है। आप यहाँ पे टेबल में से देखकर यहाँ पे भर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें दोनों में कॉमन है, कौन सी चीज एक में स्किप हो रही है तो दूसरे में है। ये लिख दिया यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है।